गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भूगोल के फर्स्ट लेसन के अंतर्गत भारत, आकार और स्थिति का अध्ययन करेंगे। तो भारत किस ध्रुव में बसा हुआ है, भारत की स्थिति क्या है, भारत कैसा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से, इस विषय में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम पृथ्वी के प्रतिरूप ग्लोब का अध्ययन करते हैं, ग्लोब पर प्रकाश डालते हैं। इसके बाद ही हम भारत की स्थिति को अच्छे से समझ पाएंगे। ये क्या है बच्चों? ये ग्लोब है। ग्लोब यानी कि पृथ्वी का नमूना। पृथ्वी के प्रतिरूप को क्या कहा जाता है? ग्लोब कहा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी पूरी पृथ्वी 7 महाद्वीपों में विभक्त है। जैसा कि आप इस ग्लोब में देख सकते हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप हैं। ये जो कि हमारे पृथ्वी के 7 महाद्वीप हैं। और ये क्या है? पृथ्वी का प्रतिरूप है, यानी कि पृथ्वी का मॉडल है, पृथ्वी का नमूना है। इसी को हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। और इस ग्लोब पर आपको कुछ क्षैतिज रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं, तो कुछ लंबवत रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं। तो इन क्षैतिज रेखाओं को क्या कहते हैं और इन लंबवत रेखाओं को क्या कहते हैं, पहले हम इसके विषय में आपको बता देते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले क्या माना जाता था कि पृथ्वी गोल है, इसीलिए क्या कहा गया? भूगोल। यानी भू मतलब पृथ्वी और गोल मतलब गोल। पृथ्वी गोल है, किंतु बाद में यह माना गया कि पृथ्वी क्या है? एकदम गेंद के समान गोल नहीं है, बल्कि ध्रुवों पर चपटी है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं इस ग्लोब के माध्यम से कि पृथ्वी क्या दिखाई पड़ रही है। ये ध्रुव है इसका, यानी ये दक्षिणी सिरा और ये उत्तरी सिरा। इसको क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव, इसको दक्षिणी ध्रुव। ये कैसी दिखाई पड़ रही है? चपटी दिखाई पड़ रही है, यानी पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, पूरी तरह से गोल नहीं है। और इस पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। और ये काल्पनिक रेखाएं 2 तरह से खींची गई हैं। एक क्षैतिज यानी धरातल पर, ये क्या है? धरातल का प्रतिरूप है, यानी मॉडल है। तो इस पर जो ये सीधी लेटी हुई रेखा खींची गई है, यानी धरातल पर खींची गई क्षैतिज रेखाओं को क्या कहते हैं? इन्हें देशांतर कहते हैं। ये कौन सी रेखा है? ये देशांतर रेखा है। तो देशांतर रेखा किसे कहते हैं बच्चों? धरातल पर खींची गई क्षैतिज रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। कैसी रेखाओं को? धरातल पर खींची गई क्षैतिज यानी लेटी हुई रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। और जो रेखा ध्रुवों को मिलाती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ये जो रेखा है, ये क्या हो गया आपका? उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो इसे मिलाने वाली रेखा कैसी है?
वृत्त के आकार की है। आप देख सकते हैं लंबवत है, तो इसे क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखा कहते हैं। ये कौन सी रेखा है बच्चों? अक्षांश। कैसी रेखा दिखाई पड़ रही है आपको? लंबवत, ऐसे ऐसे लंब की तरह। आप गणित में पढ़ते होंगे, लंब बनाते होंगे, तो ऐसी ही रेखाएं, अर्धवृत्ताकार रेखाएं जो धरातल पर खींची गई हैं उसे क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखा। और जो क्षैतिज रेखाएं यानी लेटी हुई रेखाएं आपको इस ग्लोब पर दिखाई पड़ रही हैं उसे क्या कहते हैं? देशांतरीय रेखाएं। बच्चों, ये रेखा जो है वो क्या है? एक काल्पनिक रेखा होती है। वास्तव में हम धरातल पर रेखा नहीं खींच सकते हैं, धरातल को रेखाओं में विभाजित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी कहीं भी एक समान नहीं है। कहीं पर अथाह महासागर हैं, कहीं पर उन्नत पर्वत शिखर है, कहीं पर खाड़ी है, तो कहीं पर, तो इस प्रकार से जो धरातल की बनावट है, कहीं पर बर्फ़ की चादर बिछी हुई है, तो उससे हम धरातल की बनावट के कारण पृथ्वी पर रेखा को खींचना असंभव है बच्चों। तो ये एक काल्पनिक रेखा है। कौन कौन सी रेखा? अक्षांशीय रेखाएं और देशांतरी रेखाएं जो हैं ये काल्पनिक रेखा है। किंतु पृथ्वी के अध्ययन के लिए, सुविधा के लिए ये रेखाएं खींची गई हैं, काल्पनिक रेखाएं। और जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हैं उसे कौन सी रेखा कहते हैं? भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं बच्चों? भूमध्य। भू का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, धरा या वसुंधरा, जिसे क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। मध्य मतलब बीचों बीच। तो ये रेखा क्या कर रही है? आप इसमें देख रहे हैं कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसके ऊपर भी रेखाएं हैं और नीचे भी रेखाएं हैं। और इसी तरह से जो क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं वो भी ऊपर हैं और नीचे हैं, यानी भूमध्य रेखा। ये क्या है? ये देशांतर का भूमध्य रेखा है, जिसे 0 डिग्री भी कहते हैं ये। और ये क्षैतिज रेखाओं की भूमध्य रेखा है, जो कि क्षैतिज रेखाओं यानी देशांतर रेखाएं मौसम की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। और अक्षांशीय रेखाएं जो हैं वो समय और दिन की जानकारी के स्रोत होते हैं। अक्षांशीय रेखाओं के माध्यम से हमें समय और दिन की जानकारी प्राप्त होती है। और इस ग्लोब में आप देख रहे हैं कि उत्तरीय ध्रुव में कौन कौन से महाद्वीप दिखाई पड़ रहे हैं? उत्तरी अमेरिका, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप का आधा भाग दिख रहा है, और पूरी एशिया दिख रही है। और इसी के साथ ही हमारा भारत भी कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हिंद महासागर इसके शीर्ष पर है। हिंद महासागर के शीर्ष पर, यानी हिंद महासागर कहाँ है? भारत के दक्षिणी शीर्ष पर स्थित है। हिंद महासागर के ऊपर क्या दिखाई पड़ रहा है? भारत। जैसा कि हमारे चैप्टर का
टॉपिक है भारत आकार और स्थिति। तो भारत का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार, त्रिभुज के आकार का आप इस ग्लोब में देख सकते हैं। और स्थिति क्या है बच्चों? उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर में स्थित है। पूर्वी, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो पूर्वी देशांतर में, उत्तरी गोलार्ध में, हिंद महासागर के शीर्ष पर हमारा भारत स्थित है, एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में भारत की स्थिति क्या हो गई? एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में, हिंद महासागर के शीर्ष पर, ये हिंद महासागर है, इसके ऊपर यानी शीर्ष पर, और पूर्वी देशांतर में क्या है? भारत स्थित है। और ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ये कितनी होती हैं? 90 ऊपर होती हैं और 90 नीचे होती हैं। कितनी? 90 ऊपर 90 नीचे होती हैं, यानी कि 180 देशांतर रेखा होती है। और कुछ लोग, कुछ वैज्ञानिक जो हैं वो भूमध्य रेखा को इसमें ऐड कर लेते हैं, क्योंकि यह भी धरातल को दो भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है भूमध्य रेखा, अगर इसको हम जोड़ लेते हैं तो 181 देशांतर रेखाएं हो जाती हैं। और कुछ लोग, कुछ वैज्ञानिक भूमध्य रेखा और इन जो 90 डिग्री की रेखा होती है इसको माइनस कर देते हैं, इसको देशांतरी रेखाओं में नहीं मानते, तो 179 रेखा हो जाती है। तो इस प्रकार देशांतर रेखाओं की संख्या 179 या 181 मानी गई है। और अक्षांशी रेखाएं जो होती हैं वो 360 होती हैं, 180 ऊपर और 180 नीचे। इस प्रकार 360 जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 180, इसी तरह से 180 नीचे आएगा। ये ऐसे खींची जाती हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके 90 देशांतर रेखाएं जो होती हैं 360 होती हैं। और हमें इस चैप्टर के अंतर्गत भारत के आकार और स्थिति पर प्रकाश डालना है। तो भारत, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। और पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्थिति क्या है? भारत एक विशाल देश है, जैसा कि आप इस ग्लोब में अवस्थित स्थिति को देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यह कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। इसके हमने बताया कि ये जो काल्पनिक देशांतर रेखा है जो पृथ्वी पर क्षैतिज रूप से खींची गई है, वह पूरी पृथ्वी के 2 भागों में बांट देती है। और ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी, नीचे की भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो इस हिसाब से भारत किस गोलार्ध में है? आप देख रहे हैं ऊपर की ओर है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पूरा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसका मुख्य भाग कहाँ है? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, ये आप देख सकते हैं 0 डिग्री है। और ये 15 है, तो आधे पर स्थित है, यानी कि 8 डिग्री
और 4 मिनट यानी एक देशांतर रेखा को पार करने पर 4 मिनट का अंतर हो जाता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट पर भारत क्या है, स्थित है। किस दिशा से? उत्तर से, उत्तरी दिशा से 8 डिग्री 4 मिनट पर ये क्या है, अवस्थित है भारत। और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा भारत को बीच से काटती हुई गुजरती है, जो भारत को 2 भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। हम इसको इस एटलस के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। ये क्या है बच्चों? भारत का मानचित्र है, आप देख रहे हैं। ये क्या है? भारत का मानचित्र है। और पूर्व देशांतर से, जैसा कि अभी पीछे ने बताया कि 67 डिग्री 60 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है, पूर्व से पश्चिम तक। और उत्तर से दक्षिण तक विस्तार इसका उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश भारत का विस्तार है। और भारत के पश्चिम में अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। उत्तर में चीन, तिब्बत स्थित है और पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान और पूर्व में म्यांमार, दक्षिण में श्रीलंका, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। और ये जो बीचों बीच आपको एक रेखा दिखाई पड़ रही है, ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है, जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट रही है। क्या कर रही है बच्चों? लगभग 2 बराबर भागों में बांट रही है। आप देख रहे हैं, ऐसे नाप लें तो लगभग क्या है? बराबर है। जो 2 भागों में भारत का विभाजन हो रहा है, बीचों बीच से भी नापेंगे तो लगभग बराबर ही आएगा। तो इसे कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत के बीच से होकर के गुजरती है, लगभग भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। यह 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसका एक ट्रिक है, गमछा झार मित्र पर। याद करने का तरीका है कि गमछा झार मित्र पर। गमछा यानी क्या है? यहाँ कौन सा राज्य है? गुजरात है। फिर आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गमछा, अब आपको लिख करके समझा दे रहे हैं। झार मित्र पर, ये क्या हो गया? गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात 1, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, झारखंड 4, मिजोरम 5, त्रिपुरा 6, राजस्थान 7 और पश्चिम बंगाल 8। ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। क्या हो गया? गुजरात, राजस्थान बीचों बीच में आएगा तो मध्य प्रदेश, नीचे थोड़ा छत्तीसगढ़, बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और झारखंड आदि राज्यों से, यानी 8 राज्यों से होकर के हमारा यह कर्क रेखा गुजर रहा है। क्या हो गया? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल 1, 2, 3, 4, 5, 6, त्रिपुरा, मिजोरम। हो गया 8 बच्चों ना? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, जो भारत को बीच से 2 बराबर भागों में बांटती है। तो अब हम आ जाते हैं चैप्टर पर कि भारत एक विशाल देश है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट 0 अक्षांश ये है, 8 डिग्री 4 मिनट पर अवस्थित है और 37 अंश 6 डिग्री 30 और 37 अंश 6 डिग्री पर उत्तर से और 67 अंश 60 डिग्री पूर्व से और 97 डिग्री 25 अंश पूर्व में देशांतर तक है। ये पूर्वी देशांतर तक कितने में है? 97 डिग्री। ये पूर्वी देशांतर रेखा जो है, देशांतरी रेखा, ये पूर्व है, दिशा पूर्व है ना। इसको अगर हम ऐसे 4 भागों में कर देते हैं, ये समय और दिन, इस रेखा द्वारा दिन और समय निर्धारित किया जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा द्वारा समय और दिन का निर्धारण किया जाता है बच्चों। और भूमध्य रेखा द्वारा मौसम परिवर्तन यानी मौसमी जानकारी प्राप्त होती है। मौसम परिवर्तन पर भूमध्य रेखाओं द्वारा प्रकाश पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, तापमान में कमी आती जाती है, यानी ठंडक बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे, चाहे वो उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ें चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ें, तो इसीलिए भूमध्य रेखा पर जो प्रदेश पड़ते हैं वहाँ पर अधिक गर्मी पाई जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत होती हैं
और आप देख रहे हैं कि ये रेखा भी सबसे लंबी रेखा दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर लंबाई क्या हो जा रही है, अधिक हो जा रही है। और जैसे जैसे ध्रुवों के पास जाते हैं ये रेखा हमको छोटी दिखाई पड़ती है। आप देख रहे हैं, इधर भी देख लीजिए, चाहे ऊपर देख लीजिए चाहे नीचे देख लीजिए, क्योंकि बनावट कैसी है, अंडाकार है, एक संतरे की तरह। तो इसलिए जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं इन रेखाओं की लंबाई में भी कमी होती जाती है और ऊपर बढ़ने पर तापमान में भी कमी आती है। इसीलिए एशिया भारत के आगे बढ़ने पर मध्य एशिया के देशों में अत्यधिक ठंडी पड़ती है। उसके ऊपर बढ़ेंगे तो और ठंडक, और ध्रुवों पर क्या होता है, बर्फ़ की चादर सी बिछी रहती है। उत्तरी अमेरिका का कुछ भाग, जैसे इस तरफ जो भाग पड़ते हैं वहाँ 12 महीने बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, छोटे क्लास में आप लोग ध्रुवीय यात्राओं के दौरान पढ़े होंगे कि ध्रुवों पर बर्फ़ की चादर सी बिछी रहती है। और ध्रुवीय यात्राओं के दौरान बहुत सारे दल इसी बर्फ़ में समा गए थे। काफ़ी संघर्ष के पश्चात उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की खोज करने में हमारे वैज्ञानिक सफल हुए। तो बच्चों, इस देशांतर रेखा अक्षांशीय रेखा जो अक्षांशों को मिलाती है, अक्षांश कौन कौन से हैं, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश को मिलाते हुए जो वृत्ताकार अर्ध चंद्राकार रेखाएं खींची गई हैं उसी को क्या कहते हैं, अक्षांशीय रेखा। तो हमारा भारत किधर पड़ रहा है, आप देख रहे हैं पूर्वी अक्षांश में पड़ रहा है। और किस गोलार्ध में, और देशांतर रेखा के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है। उत्तर की ओर है ना, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है। और उत्तर में कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट, तो ये भारत को 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों काल्पनिक रेखाएं हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री जो काल्पनिक रेखा खींची गई है उसे कर्क रेखा कहते हैं, और नीचे की तरफ 23.5 डिग्री अंश पर खींची गई रेखा को मकर रेखा कहते हैं। ये भी काल्पनिक रेखा है बच्चों, जो कि भूमध्य रेखा से यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री पर खींची गई। उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री खींची गई रेखा है उसे कर्क रेखा, और नीचे की तरफ यानी दक्षिणी गोलार्ध की तरफ खींची गई 23.5 डिग्री रेखा को मकर रेखा कहते हैं। और ये कर्क रेखा और मकर रेखा का क्या महत्व है, जब सूर्य कर्क रेखा की ओर बढ़ता है तो क्या होता है, गर्मी प्रारंभ हो जाता है, यानी मौसम परिवर्तन के कारण ये किया गया है। और जब सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा में प्रवेश करता है तो क्या होता है, ठंडी का मौसम हो जाता है, सूर्य दक्षिणायन होता है ठंडी के समय, और गर्मियों में सूर्य उत्तरायण होता है यानी उत्तर की तरफ। तो कर्क रेखा की तरफ जब सूर्य होता है तो गर्मी होती है, किधर, पूर्वी देशांतर में, और मकर रेखा की तरफ जब सूर्य होता है तो ठंडी होती है। और इसके विपरीत जब पूर्वी देशांतर में गर्मी होती है और तब पश्चिमी देशांतर में मौसम क्या होता है, अत्यधिक सर्दी होती है। और जब पश्चिमी देशांतर में थोड़ी गर्मी महसूस की जाती है
तो पूर्वी देशांतर में कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो ये मौसम परिवर्तन की जानकारी जो होता है वो किससे होता है बच्चों? देशांतर रेखाओं से, जो कि धरातल पर खींची गई हैं, जो कि हमने आपको पहले बता दिया। और जैसा कि अभी हमने पीछे एटलस के माध्यम से यानी नक्शे के माध्यम से बताया कि कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है और मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तथा दक्षिण पश्चिम में क्या, नीचे की तरफ इधर दिखाए थे आपको पश्चिमी भाग में अरब सागर में क्या स्थित है? लक्षद्वीप समूह स्थित है। और इसको हमने पीछे एटलस के माध्यम से आपको दिखाया। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,08,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। और भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है बच्चों? 7वां स्थान है। और भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 वर्ग किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है। और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,51,606 किलोमीटर की है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर तथा पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। नवीनतम बलित पर्वत जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिमालय पर्वत क्या है? एक बलित पर्वत है। और यह कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। हिमालय कहाँ स्थित है बच्चों? उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। हिमालय पर्वत इसी सीमा पर स्थित है। और इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। आप देख सकते हैं दक्षिणी भूभाग कहाँ चौड़ा दिखाई पड़ रहा है आपको? उत्तर में चौड़ा दिखाई पड़ रहा है। जैसे नीचे आते जाते हैं एकदम पतला होता जाता है। और 22 अंश उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। ये क्या होता गया? हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। कितने अक्षांश से? 22 डिग्री अक्षांश से। ये 24 डिग्री है, इसके नीचे क्या होगा? 22 डिग्री। देखिए यहाँ से क्या होना शुरू हो गया है? सकरा होना शुरू हो गया है। और हिंद महासागर की ओर सकरा हो गया। इसके पश्चिम में अरब सागर है। इधर क्या है? अरब सागर है बच्चों। और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। क्या चीज़? कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 अंश है। कितना है? लगभग 30 अंश अक्षांशी और देशांतरी विस्तार लगभग 30 अंश है। और फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर हो जाता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, ये क्या है? अरुणाचल है प्रदेश और ये गुजरात है। तो बच्चों, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में
लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाता है। तह 82.5 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है। किसको? 82.5 ये आप इस रेखा को देख रहे हैं, 82.5 डिग्री रेखा को भारत का क्या माना गया है? मानक समय निर्धारित किया गया है। किस रेखा को? 82.5 डिग्री रेखा को भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। क्यों? क्योंकि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण के समय में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक देशांतर रेखाओं को पार करने के पश्चात 4 मिनट का अंतर आ जाता है। तो इस प्रकार विभिन्न स्थानों पर विभिन्न समय हो जाता है। इसलिए पूरे देश के लिए एक समय रेखा निर्धारित करने के लिए मध्य रेखा को, भूमध्य रेखा को क्या माना जाता है? मानक यामोत्तर रेखा मान लिया जाता है और उसी से समय निर्धारण किया जाता है। तो भारत का यामोत्तर रेखा क्या है? 82.5 डिग्री रेखा को, पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से होकर के गुजर रही है। कहाँ से गुजर रही है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है यह रेखा। और अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। कहाँ से पड़ता है बच्चों? दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर किस रेखा का प्रभाव पड़ता है? अक्षांशीय रेखा का प्रभाव पड़ता है। और भारत तथा विश्व, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। जैसा कि अभी आपने ग्लोब में देखा था, कहाँ स्थित है? पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर किधर से किधर की ओर लगाती है? पूर्व से पश्चिम की ओर लगाती है। इसीलिए सूर्योदय हमेशा कहाँ होता है? पूर्व में होता है। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, इसीलिए पूर्व का समय पश्चिम की अपेक्षा क्या होता है? 5.5 घंटे अधिक होता है। तो बच्चों, हिंद महासागर भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। और दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया और किसी भी महासागर का नाम किसी देश के नाम पर नहीं रखा गया है बच्चों। तो हिंद महासागर का नाम इसीलिए रखा गया है। और भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क प्राचीन काल से ही रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत का संबंध विश्व के देशों से प्राचीन काल से ही रहा है और यह संबंध जल एवं स्थल दोनों मार्गों द्वारा रहा, परंतु समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से अधिक होकर के गुजरता है। उत्तरी पर्वतों के दर्रे से अनेक यात्री भारत
प्राचीन काल में भारत में आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत कम ज्ञात थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आर्य मध्य एशिया से स्थल मार्ग द्वारा ही भारत में प्रवेश किए थे। इसी तरह तुर्की मुसलमान भी हिमालय के विभिन्न दर्रों द्वारा भारत में प्रवेश किए थे। मंगोल भारत में इसी रास्ते से प्रवेश किए थे। कुषाण भी भारत में इसी रास्ते से प्रवेश किए थे। शक, हूण, तब जितनी भी प्राचीन काल में विदेशी आक्रांताओं ने भारत में प्रवेश किया, सब किस मार्ग द्वारा भारत में प्रवेश किए थे बच्चों? स्थल मार्ग द्वारा। और भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक, गणित एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। यह प्राचीन काल से ही विदेशी व्यापार का माध्यम रहे हैं। कौन कौन सी चीज़ें? मसाले, मलमल और सूती कपड़े। अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों में भी जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में दिखाई पड़ता है। तो इसका मतलब यह है बच्चों कि हमारा संबंध प्राचीन काल से ही जल एवं थल मार्ग द्वारा, यानी कि जल एवं स्थल मार्ग द्वारा विभिन्न देशों से रहा है। प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता के काल में मध्य एशिया से जल और स्थल मार्ग द्वारा केवल व्यापार होता था, किंतु 7वीं शताब्दी में इसी मार्ग द्वारा, यानी स्थलीय मार्ग द्वारा अरब आक्रमणकारी भारत में प्रवेश किए और इसके बाद तुर्की मुसलमानों का भारत में आगमन हुआ, मंगोलों का आगमन हुआ और इस तरह से भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। और आधुनिक काल में समुद्री मार्ग द्वारा यूरोप के विभिन्न देशों के व्यापारी भारत में आए और बाद में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंग्रेज भारत में शासन करने में सफल हुए। तो इस प्रकार सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ और उसका कला पर भी प्रभाव पड़ा। और भारत के, अगला हमारा टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश।